अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 3P मैं आपको बता देता हूँ कि ये है पाक पीक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद भाई। जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस वीडियो के लिए। जाहिद भाई जो हैं ये हमारे 3P के सेकंड कस्टमर हैं और आज इनसे डिस्कस करेंगे कि इनको अपनी बाइक के हवाले से इनको क्या चेंजेस फील हुई, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी। जाहिद भाई, सबसे पहले तो मेरा पहला क्वेश्चन ही ये है कि आपने 3P पे बिलीव जो किया, सब एक तो उसका शुक्रिया पहले तो, लेकिन क्यों किया? आपने बेसिकली, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने दूसरों की तरह अपनी ईसीयू को ये क्यों नहीं सोचा कि हम बाहर किसी प्रॉपर डायनो ट्यूनर पे भिजवा दें। आपने जो हमारी लाइफ ट्यूनिंग बेसिकली है हमारी 3P की, और वो आपने क्यों चूज़ की? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच कि मुझे मौका मिला कि मैं एक्सप्रेस कर सकूँ अपनी फीलिंग्स रिगार्डिंग 3P। सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात ये करूँगा कि मैंने जब G1000 से पहले मैं R6 चलाया करता था, फिर मैं Z1000 पे आया। Z1000 के बाद जब मैंने टेनर ली तो मैंने सोचा कि टेनर जो है ना कि ये एक्सट्रीम बाइक है। मुझे कोई परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का थोड़ा बहुत पता था लेकिन इतना नहीं पता। जब मैंने उसको एंजॉय किया, फिर जब मेरा कहते हैं कि लिंक हुआ जुनैद भाई के साथ, आपके साथ, जोहेब भाई के साथ हुआ, तो मुझे पता लगा कि यार मैं 1000 सीसी पे आने के बावजूद, टेनर पे आने के बावजूद भी जो है ना बड़ा लैग कर रहा हूँ। लैग किस सेंस में कर रहा हूँ कि जब ड्रैग हुआ करते थे तो उस ड्रैग के अंदर मैं अच्छे खासे फासले से पीछे रह जाता था। फिर मैंने थोड़ा डिग आउट किया, नेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा, प्रेस मोर और इस तरह की और वीडियोस मेरे सामने आनी शुरू हुई कि भाई जी वो डायनो करते हैं। अब डायनो मुझे नहीं वलालम क्या बुलाया क्या नहीं है, उसी को देखना, समझना, ट्राई करना, कोशिश करना। फिर पता लगा जी कि डायनो से कुछ ट्यून अप होता है, फिर ईसीयू का पता लगा ईसीयू फ्लैश होता है। फिर मैंने वो डिस्कशन जो है ना जुनैद भाई के साथ और जोहेब भाई के साथ करनी शुरू कर दी। मुझे पता लगा कि हमारे पास एक बाइक है, जुनैद भट्टी साहब थे, एक और हमारे दोस्त थे, उनकी बाइक पता लग गई, मूर माफिया उसके ऊपर लिखा होता था, वो बड़ा उसका नाम होता था कि मूर माफिया से बाइक ट्यून होकर आई है और उसको कोई नहीं पकड़ सकता। उसके बाद फिर मैंने जो राइडिंग स्टाइल देखा वो जुनैद खान साहब का देखा, जैद मोहिउद्दीन साहब जो हैं उनका राइडिंग स्टाइल बहुत अग्रेसिव था। उनसे मेरी अच्छी LOI स्टार्ट हो गई, जोहेब भाई के साथ भी थी। मैंने उनसे पूछा जी मुझे ट्यून करवाना, तो मुझे नहीं पता ट्यून होता क्या, लेकिन ट्यून करवाना है। उन्होंने कहा थोड़ा वेट करें, वी आर वर्किंग ऑन इट, हम आपको बताएंगे कि ट्यून पे जाना है तो किस तरह जाना है। पर इस बात को 2 4 5 महीने गुजर गए। मुझे ऐसा कुछ मालूम ज़रूर था कि उनके कुछ हार्डवेयर आ रहा है, कि कुछ वर्किंग कर रहे हैं जोहेब भाई और जोहेब भाई कुछ वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं पता था। बहरहाल एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि जी अब 10-15 दिन तक हमारी सारी चीज़ें, इक्विपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, हमारी रिसर्च R&D कंप्लीट हो चुकी है, नाउ बेसिकली वी आर गोना लॉन्च इट। तो मेरे लिए खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब जुनैद भाई के साथ डिस्कशन हुई कि आपने किया गया, वो कहते थे यार ईसीयू यहाँ से वहाँ भेजो। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न क्या था, मैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से हूँ, रैपिड से। मुझे पता है कि ईसीयू या कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ आप जब मूव करते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो आगे पीछे हो गया, जो कि चांसेस होते हैं ऑलमोस्ट 10 to 15%, तो आपका वो पार्ट गया। बहरहाल फिर उसके बाद जब ये पार्ट वहाँ पे उनके पास गया, जुनैद भाई ने बताया कि वो आपकी, मैंने क्वेश्चन ये था कि सर बाइक तो जाती नहीं, ईसीयू पे जो आएंगे तो वो किस तरह ट्यून करेंगे। उनके नियरेस्ट जो मैप है वो इंस्टॉल करके भेज देते। अब नियरेस्ट मैप इंस्टॉल करके भेजने से मुझे फिर क्लियर नहीं था। उन्होंने कहा भाई नियरेस्ट में ये होता है कि 100% इज नॉट मेंट फॉर योर बाइक। उन्होंने बस एक रेप्लिका डाल दिया है, वो चल जाएगा। बाज़ का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी आई थी, बाज़ का फिर आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। तो अब मैंने कहा फिर सोल्यूशन क्या, मैं तो उस पर नहीं जाना चाहता, ना बाइक ले जा सकता हूँ, तो ना मैं डिवाइस ले सकता हूँ, एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन है, मैं उसको लेके क्या करूँगा, सारी चीज़ें खुद से। उन्होंने कहा ये काम हम आपको कर देंगे। तो पहला कॉन्फिडेंस मुझे इनकी परफॉर्मेंस की बेस पे था, इनके रिजल्ट्स की बेस पे था। तो मैंने उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई रेफरेंस की बेस से नहीं, मैंने अंदर तमाम सेंस में किया कि मैं बिलीव कर रहा था, मैंने अपने आंखों से देखा हुआ था इनकी बाइक्स भगाते हुए, परफॉर्मेंस देखते हुए, अपने से डिफरेंस, सेम मॉडल, सेम कंडीशन बाइक की, उसके बावजूद मैं काफ़ी पीछे रहा। बहरहाल जब स्टार्ट किया तो वो जब ईसीयू फ्लैश करना, ट्यून अप करना, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये है कि आप कहते हैं ना कि हिडन कोई चीज़ ना, ब्लाइंड नहीं है इसके अंदर कोई, मतलब अगर ना ब्लाइंड इम्पैक्ट नहीं है कि आपको नहीं पता आपका ईसीयू के उसने क्या किया है। साथ बिठा के उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से गाइड किया, जो एक कहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि मैं एक मैच्योर एज में हूँ, तो मेरे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं पूछता भी बहुत ज़्यादा हूँ। मैं 8-8 7-7 घंटे इनके साथ रहा भी, तो उन्होंने मुझे हर एक पॉइंट पे डिस्कस किया, हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई किया, जो कि मेरा ख्याल है कि वही कर सकता है जिसका पूरी ग्रिप हो और जिसको पूरे से नॉलेज होता है कि यार वो किस चीज़ को किस तरह छेड़ा है। ज़ाहिर बात है मेरी मिलियंस की चीज़ है, अगर उसको कुछ छेड़ेगा तो मुझे टेंशन होगी, खुदा ना खास्ता है। मैं इनसे पूछता इंजन का मसला तो नहीं होगा, फलानी चीज़ मसला तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने किसी एक चीज़ को मुझे ये नहीं कहा यार आप छोड़ दें हम कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन किया। तो बहरहाल जब ईसीयू फ्लैश किया, ईसीयू फ्लैश किस्सा मुख्तसर बताता हूँ। ईसीयू फ्लैश किया, ईसीयू फ्लैश करने में उससे पहले उन्होंने प्रॉपर बाइक हार्डवेयर
लेवल पे ट्यून करवाया, ECU फ्लैश किया सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे जाके फर्दर इसके फ्यूज़ और बाकी मैपिंग को जब मैंने सिंक किया, जब मैंने पहले दिन बाइक चलाई तो ऑनेस्टली बताऊँ आपको बात, तो उस वक्त वापसी पे जब आई वाज शिवरिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई नई चीज़ पे बैठ गया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा 5-6 साल से राइड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 7000 के बाद ऐसा लगता था कि ये बाइक मुझे खींच रहा है और मुझे इसको पकड़ना है। जब कभी मैं इतना कॉन्फिडेंट हुआ करता था, मैंने इस बाइक पे 290 मारा हुआ, लेकिन मुझे ऐसा होता था कि मैं खुद ही भगा रहा हूँ उसको। लेकिन इस ट्यून के बाद मुझे ऐसा लगा है वे भाई कि ये मैं नहीं भगा रहा, बाइक मुझे खींच रहा है, मुझे इसको कंट्रोल करना है। अब मुझे अपनी एक्सपर्टीज़ बनानी पड़ेगी कि मशीन का एक लेवल ही चेंज। तो ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि दैट्स वाई, मतलब और सेकंड जो बड़ी बात है कि आपके सामने नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लोग, वो बातचीत करना, वो क्वेश्चन आंसर करना, वो फील करना, देखना, वो बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन मेरे जैसे बंदे को, बजाय इसके लिए मैं किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं है ट्रिपल वी माशा। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन जो होना चाहिए था और वो आ गया। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं हैप्पी हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। और मेरे से अगर कोई इनसे जाने से पहले मेरे से कोई पूछना चाहता है तो मैं उसको इंडिपेंडेंटली बता सकता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस मोर। डेफिनेटली वो एक बड़ा नाम है, वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। यहाँ का क्रिस मोर जो है ना वो हमारे ट्रिपल पी हैं जिनके साथ बैठ के काम कर सकते हैं, उनके साथ थ्री बैठ पी के काम कर थ्री पी एक ही बात है। अच्छा जाहिद भाई, यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपकी मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि आपने जिस तरह बताया ना कि नो डाउट क्रिस मोर और बाकी डायनो ट्यूनर्स बहुत बड़े नाम हैं उनके, और हमारा जो बेसिकली ट्यून सिस्टम है उसमें डिफरेंस ये है कि हम ऑटो सेंसर लगाते हैं एग्जॉस्ट के मिड पाइप में लगाते हैं, और हम ऑन द रोड भगा के उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। अब ऑन द रोड जब बाइक भाग रही होती है ना, तो रियल रन टाइम पे उसका एयर फ्यूल रेशो कैप्चर हो रहा होता है, क्योंकि हर आरपीएम पे बाइक तेज़ होता है तो उसका एयर इनटेक बढ़ जाता है। तो हम जो लाइव ट्यूनिंग है ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है डाइनो से इस मामले में कि डाइनो में उन्होंने एक बस आगे ब्लोअर से चलाया था, वो एक कांस्टेंट एयर दे रहा था, वो उस एयर के लिहाज से फ्यूल एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, उस एयर फ्यूल रेशो में और जो हम करके देने ना उसमें फ़र्क आता है। जब हमने जुनेद भाई की बाइक जो क्रिस मोड से उन्होंने इसी ट्यून करवाई थी, जब हमने उसके ऑटो सेंसर लगा के उसकी भी लाइव रीडिंग ली थी ना, तो उनके और जो हमारी रीडिंग आई थी उसमें फ़र्क था। मतलब उनकी रीडिंग एडजस्ट होने वाली थी, प्रॉपर सेट नहीं थी। इस वजह से भी जो हमारी जो ट्यूनिंग है ना वो डिफरेंट है बाकी डायनो ट्यूनर्स की निस्बत। और एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, उसके बाद मैं भी उसके अंदर अपनी थोड़ी सी इनपुट दूंगा। आपको जो अपना बाइक है, अब लोगों का अगला क्वेश्चन होगा कि अगर इन्होंने ट्यून कर दिया और आपका बाइक इतना परफॉर्मेंस दे रहा है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपके हाथ छूटते हैं जब आप उसको खींचते हैं, इतना पावरफुल हो गया, तो आपको क्या लगता है कि अब ये ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है? इसकी इंजन लाइफ क्या आपको लगता है कि सफ़र कर रही है? अच्छा, मेरा ये बड़ा सा आपने क्वेश्चन किया है। मेरा बड़ा कंसर्न था कि जब मुझे जो समझ आती है, जिस तरह हम लोग पहले नॉलेज हुआ करता कि जब भी किसी की पीक परफॉर्मेंस लें ना आप चीज़ की, तो उसको आपको ना फंक्शनली इसके इंजन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन ऑनेस्टली कि जब मेरा स्टॉक बाइक था तो मुझे हीट ज़्यादा फील होती थी, और अब जब से ये तकरीबन ट्यून हुआ है तो ये बाइक काफ़ी ठंडा हो गया है, काफ़ी ठंडा हो गया। तो एवरेज भी बेहतर और ठंडा भी बाइक हो गया है। तो ये मुझे फ़र्क लगा इसके ऊपर। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ जाहिद भाई कि हमने किया क्या है। हमने बेसिकली आपकी एयर फ्यूल रेशो इस लिहाज से सेट किया है, जो रिच एयर फ्यूल रेशो होती है ना जाहिद भाई, ये ना आपकी बाइक को ठंडा रखती है, और जो लीन होती है ये फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा दे देगी लेकिन इंजन को खामखा हीटअप करती रहती है। तो हमने बेसिकली हम करते ये हैं, हमने मैक्सिमम इंजन लाइफ इंश्योर करनी होती है अपने कस्टमर्स की, तो हम करते क्या है कि हम थोड़ा सा रिच साइड पे फ्यूल रखते हैं क्रूजिंग आरपीएम जो होते हैं उसके, ताकि उसका बाइक ओवरऑल ठंडा रहे। और यही वजह है कि आपको पहले से ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है बाइक। आपका टेम्परेचर जो है वो क्रूज करते वक्त 75 के राउंड अबाउट रहता होगा। 75, 73, 76 इस इन बिटवीन। मैंने ये आज चेक किया, नोट किया मैंने कंसिडरेबली, प्रॉपर उसको देखा इंटेंशन के साथ, तो वो 73 टू 76 के दरमियान है। बिल्कुल। चलें जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका आज के। अच्छा, एक चीज़ मैं, जी, सॉरी जी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी, ऐड जी। कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि जब मैंने बाइक ट्यून करवाया था तो इन्होंने मुझे कहा था अब डीएनए का फ़िल्टर डाले, परफॉर्मेंस फ़िल्टर। आई डोंट, डीएनए की बात नहीं, परफॉर्मेंस फ़िल्टर। मैं बस था कि मुझे स्टॉक फ़िल्टर, ऑनेस्टली बताऊँ अभी ये स्टॉक फ़िल्टर पे पोजीशन है, और मुझे पता अगर मैंने डीएनए डाल दिया तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा मेंटली तौर पर प्लान करना पड़ेगा कि दोबारा बाइक को मैंने संभालना। जी। तो अगेन थैंक यू वेरी मच कि मुझे स्टॉक फ़िल्टर के साथ ये परफॉर्मेंस मिल रही है। अभी मैं परफॉर्मेंस फ़िल्टर पे नहीं गया हूँ। गाइज, आपके आपके साथ हम जाहिद भाई की जो टाइम हमने निकाला ड्रैगी के वो भी शेयर कर देंगे, लेकिन कीप इन माइंड कि वो स्टोक एयर फिल्टर के साथ आया है।
और वो स्टोक एयर फिल्टर के लिहाज से बहुत अच्छे टाइम है। जाहिद भाई आप काइंडली अगर जी मैं ड्रैगी में अपना टाइम दिखाएं। सर ये 4.04 सेकंड है जो स्टॉक फिल्टर के साथ, और ये 100 to 200 है। 100 to 100 और ये स्टोक एयर फिल्टर जी के साथ है। स्टॉक फिल्टर। और मैंने जुनैद महिउद्दीन से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि स्टोक एयर फिल्टर पे उनकी बाइक जब ट्यून होके आई थी क्रिस मोर से, तो उनका ये टाइम 4.2 सेकंड के अराउंड आया था। तो हमने अच्छा वो क्योंकि मैप प्रॉपर नहीं होते और आपके इन्वायरमेंट के लिहाज से नहीं होते, तो हमने क्योंकि स्टोक एयर फिल्टर पे इन पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के लिहाज से लाइव ट्यूनिंग करके दिया है, इसलिए ये रिजल्ट क्रिस बहुत से बेहतर। बेटर आए हैं। तो ये आज की वीडियो थी, और अगर आप भी अपनी बाइक ट्यून करवाना चाहते हैं तो पाक पीक परफॉर्मेंस से कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी बाइक ट्यून अप करवा सकते हैं। आपको वीडियो देखने का और टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।